मेरा नाम है पवन कपूर और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक आत्मा शरीर पर कब्जा क्यों करती है। जवाब है उस आत्मा की अधूरी इच्छाएं। जरूरी नहीं कि ऐसा करने वाली हर अतृप्त आत्मा एक बुरी आत्मा या प्रेतात्मा हो। आज आप जो देखेंगे ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। आप खुद ही इसे देखकर समझ जाएंगे। काली काली महाकाली, काली कलकत्ते वाली, बता कौन है तू? और दे इसका शरीर वरना भस्म कर दूंगा। हर हर बम बम, हर हर बम बम, जय महादेव, जय भैरव। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बता कौन है तू? बता क्यों इसके शरीर में घुसा है? कौन? मैं इसका पति हूँ और इससे बदला लेने आया हूँ। निकल बाहर, चल बाहर निकल। छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे। आपने देखा कि इस औरत के शरीर में बसी आत्मा उसके पति की थी। उसे अपने कातिल को सबक सिखाना था, इसलिए उसने अपनी पत्नी के शरीर को वश में किया। या मेरे मौला, इस बच्चे की हिफाजत कर, रहम कर। मुझे इतनी ताकत दे कि इसके जिस्म पर जिस रूह ने भी कब्जा किया है मैं उसे बाहर निकाल सकूं। जिसने भी इस बच्चे पर कब्जा किया है उसे मेरे सामने ले आ। अपने इस बंदे की मदद कर। बता कौन है तू? मैं नसीम हूँ। या खुदा, ये तो मेरे शौहर की आवाज है। ये मेरा घर है। क्या चाहता है तू? मैं बदला लेना चाहता हूँ। तेरा खून कैसे हुआ? मेरे भाई ने मुझे धोखे से मारा था, पैसों के लिए। छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना बदला लेके आऊंगा। क्या है तेरे भाई का नाम? उसका नाम यूसुफ है। हमने दोनों केसेस में देखा कि आत्माएं बदला लेने के लिए आई थीं। कुछ लोग इसे मानते हैं तो कुछ इसे कहते हैं अंधश्रद्धा। आपकी क्या राय है कमेंट्स में लिख भेजिए। यहाँ रुक दो और इस जगह पे सर का फोटो लगा देना और प्रोमोस के लिए फुटेज निकालना भूलना मत। हाँ, नहीं भूलूंगा। हेलो, हाँ अंकल, मैं ऑफिस से बस निकल ही रही हूँ। 20 मिनट लगेंगे पहुंचने में। आप वहीं पे हो ना? ठीक है अंकल, बाय। सुन, मैंने बताया था ना मैं किराए पे घर ढूंढ रही हूँ। उसी मकान मालिक का फोन आया था। काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं वो। जाके घर देख के आती हूँ। ठीक है, तब तक तुम एपिसोड फाइनल कर देना। हो जाएगा। रात भर सोई नहीं हूँ तो चेहरा थका हुआ तो नहीं लग रहा ना? अरे बिल्कुल नहीं, चेहरा तो चमक रहा है। जा जा। ठीक है। अच्छा सुन, आज शेर नहीं आया? नहीं, शेर तो नहीं है। वो सिंगापुर गया है अवार्ड लेने के लिए। लेकिन आज शेरनी निकली है शिकार पे। तेरी फेवरेट रोशनी मैडम सुबह सुबह आ गई थी। क्यों फालतू में ऑफिस आती रहती है वो? सिर्फ प्रोग्रामिंग हेड की बीवी है इसलिए 10 चेंजेस बताएगी आकर। उसकी शक्ल देख के ही दिन बिगड़ जाता है। देखो, अब अपने मालिक की बेटी तो है ना, थोड़ी बॉसगिरी तो करेगी। चल चल, मैं निकल रही हूँ। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक करो इसे। ओह, मेघा शर्मा, शो कैसा चल रहा है? मैंने देखा कि टीआरपी बहुत गिरी हुई है। भूतों ने कब्रों से निकलना बंद कर दिया। ऐसा है तो खुद की कहानियां बनाओ और शो को थोड़ा इंटरेस्टिंग करो, ठीक है? अगर इंक्रीमेंट चाहिए तो शो को थोड़ा अच्छा बनाओ। कोशिश करती हूँ। अभी मुझे जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है। तुम्हारी शिफ्ट तो खत्म नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। जहाँ भी जा रही हो जल्दी वापस आना। चलो जाओ। जल्दी आना। वापस कौन आएगा? हेलो, मैं वसुधा बोल रही हूँ। हाँ कहिए। अजय ने फोन किया था तुम्हें? नहीं, कोई फोन नहीं आया। मेरा बेटा है, मुझे पूछे बगैर कुछ नहीं करेगा। कुछ जरूरी बात करनी थी तो सोचा एक बार तुम्हें फोन कर लूं। तलाक के बाद तो तुम आजाद हो जाओगे मेघा, और काम में और बिजी हो जाओगी। चीनू की ठीक से परवरिश न कर पाओ। हो सकता है तुम दोबारा शादी भी कर लो, पर उसका असर चीनू पे ना पड़े।
क्योंकि मेरी पोती किसी और आदमी को पापा कहकर पुकारे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। लेकिन कभी न कभी तो सोचोगी ना। जब भी सोचूंगी आपको पहले बता दूंगी, ठीक है? परम गुरुजी हमें कहते हैं, गुस्से से कोई भी काम ठीक से नहीं होता। एक बार ठंडे दिमाग से सोचना। सिर्फ खुद की खुशी की परवाह मत करना, चीनू के बारे में भी सोचना। दोबारा इस बारे में बात करने के लिए फोन मत करना। मम्मी कॉल आ रहा है। हाँ। हेलो। जी सर, मैंने देखा नहीं है, अभी चेक करके आपको फोन करती हूँ। ओके सर। एक मछुआरे को शहर के बीचों बीच तालाब से एक प्लास्टिक बैग में बंद अवशेष मिले। जब उसने प्लास्टिक बैग को खोला तो उसके अंदर से एक खोपड़ी मिली और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, क्योंकि ये इलाका मंत्री जी के घर के करीब है। उन्होंने पुलिस को यहाँ भेजा और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। और मंत्री जी के घर के सामने ही एक नया बोट क्लब कुछ ही दिनों में खुलने वाला है, वो भी इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है इस घटना की वजह से बोट क्लब का इनॉग्रेशन कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो जाए। वैसे भी गृह मंत्री आजकल विवादों में घिरे हैं, इसीलिए उन्होंने पुलिस से कहा है कि ये केस जल्द से जल्द सुलझाया जाए। इस कुएं का पानी बहुत मीठा है। पेड़ से कच्चे आम तोड़कर उन्हें नमक मिर्ची लगाकर चटकारे लेकर खाते थे। उसके बाद यहाँ भाग भाग कर आते और कुएं का मीठा पानी पीते। मजा आ जाता। ये घर मानो कभी खाली रहा ही नहीं। ये सब मेरे पूर्वजों की तस्वीरें हैं, इन्हें यहीं रहने देना। ये मेरे दादा की जमीन थी और उन्होंने ये मुझे दे दी। ये घर अच्छा खासा बड़ा है। और बेटा, इस रूम में एसी है। सब कुछ है इस घर में। फिर भी किसी चीज की कमी लगे तो बताना। सर, धारा 302 लगा दें? धारा लगाने की इतनी क्या जल्दी है? बाद में तय कर लेंगे। अभी तय करनी होगी सर, क्योंकि एक ऐसी अफवाह सुनने में आई थी कि यहाँ मंत्री जी के बेटे का कुछ कांड हुआ था। क्यों, क्या हुआ था? वो सर, 2 साल पहले एक लड़की अचानक गायब हो गई थी और वो लड़की हमारे होम मिनिस्टर साहब के बेटे से प्यार करती थी, पर उसने उसे छोड़ दिया। लड़की भी ढीठ थी। मिनिस्टर ने उसे धमकाया, फिर भी वो नहीं मानी। फिर कुछ दिनों बाद लड़की के गायब होने की खबर आई। दिखावे के लिए तो पुलिस ने अपनी छानबीन की, पर कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इस केस से उसका क्या लेना देना है? सर, यहाँ जो पुराना बोट क्लब है ना, वो मिनिस्टर साहब के बेटे का अड्डा था। कुछ समझे सर? मुझे क्लियर करो। क्राइम सीन के पास कोई नहीं जाएगा। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पहुंच गया है। जांच चालू हो गई है। क्राइम सीन पर भीड़ मत होने दो। मीडिया भी पहुंच चुकी है। शहर में जो भी वारदात होती है उसका पहला इल्जाम मंत्री पर लगाते हैं। ये अपोजिशन वालों की पुरानी आदत है। इस बार और कोई नहीं मिला तो मेरे बेटे को इन्होंने अपराधी बना दिया है। इसलिए मैंने कमिश्नर से एक स्पेशल टीम बनाने के लिए कहा है, जो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे। देखना, जल्द ही सच सबके सामने आएगा। और मैंने कहा है कि उस बोट क्लब से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक इंसान की खोपड़ी मिली है। कोई और अवशेष? ये क्या, मीडिया तक ये बात पहुंची कैसे? सर, मैंने एसएचओ से पूछा। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही किसी ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिए, इसलिए बात फैल गई। क्राइम सीन को सील कर दिया है। अब पुलिस की पूरी टीम और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच गई है। ठीक है,
वैसे भी डीजी साहब ने बुलाया है। होम मिनिस्टर ने उन पर बहुत प्रेशर डाला है, इसलिए उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं आज ही एक स्पेशल टीम तैयार करो। एसीपी सत्यजीत और उसकी टीम को बुला लो। हेलो, कहाँ हो माँ? हाँ, तुम्हारी कुंडली लेकर पंडित जी के पास गई थी, तुम्हारी मुश्किलों का हल निकालने। तुम भी ना, कुछ हुआ नहीं और तुम कुंडली लेके पहुंच जाती हो। जानती हो ना इन चीजों में हाँ, मुझे को। तुम्हें विश्वास नहीं है, जानती हूँ। और हाँ, तुमने फोटोज भेजी, वो देखी, घर बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा तभी तो तुम्हें भेजी। फाइनल कर दो। अरे पूछ क्या रही हो, जल्दी से एडवांस देके फाइनल करो। चीनू तो नए घर में जाने के लिए उतावली हो रही है ना चीनू? हाँ। मैं अभी रखती हूँ, मुझे एक फोन आ रहा है, मैं आपसे रात में बात करूंगी, ठीक है? ठीक है बेटा। आपको सब बता दिया जाएगा। क्या हुआ था? सर, एक प्लास्टिक बैग में ये खोपड़ी मिली है। इसके अलावा कुछ बाल, मांस के टुकड़े और खून के दाग में। लेकिन उनकी हालत इतनी बुरी है कि उससे कुछ भी पता लगाना मुश्किल होगा। इन्हें लैब में टेस्ट करने के बाद ही मैं आपको कोई जानकारी दे पाऊंगा। फाइल दो। सर, साइन कीजिए। सर, मुझे इंस्पेक्टर नीला है, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। हम सत्यजीत, तुम्हारे बारे में काफी सुना है। ये केस काफी पेचीदा है, तो काम पे लग जाते हैं। प्लास्टिक बैग में एक इंसान की खोपड़ी मिली है। ये किसकी है हमें पता लगाना है। ये ऐसे जो ललित हैं आपको डिटेल्स दे देंगे। सर, इसके बारे में हमें कुछ तो बताइए प्लीज सर। देखिए, फिलहाल मैं इस केस के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। एक मछुआरे को प्लास्टिक बैग में इंसान की एक खोपड़ी मिली है जो बहुत ही बुरी हालत में है। जाहिर सी बात है, इसके साथ कुछ तो हादसा हुआ है। हम इस तालाब में और आसपास के इलाकों में इसकी बाकी की बॉडी की तलाश करेंगे, क्योंकि इस तरह के और बॉडी पार्ट्स मिलने की खबर किसी पुलिस स्टेशन से नहीं मिली हमें। इसलिए हमारी तहकीकात जारी है। पता चलते ही हम मीडिया को इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे हम बताएं ना बताएं, आज शाम की प्राइम टाइम डिबेट में आप खूनी को ढूंढ ही लेंगे। तो एक्सक्यूज प्रकाश सर, एमओ कोर्ट में सही वक्त पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक। फॉरेंसिक टीम से तुम अपडेट्स लेते रहना। सारे सबूत इकट्ठा करके मुझे इन्फॉर्म कर देना। जल्दी मिलते हैं। यस, चलो। देखिए, औरतों का जबड़ा मर्दों के मुकाबले में थोड़ा सा सीधा होता है, जबकि मर्दों का जबड़ा थोड़ा सा चौड़ा होता है। और इस केस की स्टडी करने के बाद और स्कल की जांच करने के बाद मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि विक्टिम एक औरत है। उसकी उम्र रही होगी करीब 25 से 30 के बीच। साथ ही ये स्कल तकरीबन 1 साल पुराना है। इसका मतलब इसकी मौत हुई होगी 2019 के सितंबर या अक्टूबर में। डीएनए रिपोर्ट्स मैंने चेक की हैं, मैं आपको मेल कर दूंगी। यानी कि हमारा पहला काम है खून किसका हुआ ये पता लगाना। ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। वैसे मुझे चुनौतियां पसंद है। तो नीला, ये है तुम्हारा पहला काम। यस सर। पता लगाओ पिछले 2 सालों में हमारी स्टेट में कितनी मिसिंग रिपोर्ट्स आई हैं, खासकर लड़कियों की। उस लड़की की भी जो उस मिनिस्टर के बेटे की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। और उस लिस्ट में से 20 से 30 साल की लड़कियों की एक अलग से रिपोर्ट बनाना। ओके सर, कर दूंगी। जब मर्द लोग नशे में धुत होकर अपनी औरत को मारते हैं, चप्पल से पीटते हैं या फिर किसी और को घर पे लाते हैं, तब तो तलाक लेना बनता है ना। पर तुम्हारे आदमी को तो ऐसी कोई आदत नहीं है। कितना अच्छा है, फिर क्यों तलाक ले रही है? वो कितना अच्छा है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। मानती हूँ सब अपनी माँ की बात सुनते हैं, लेकिन उसके अलावा और किसी की बात सुनूंगा ही नहीं। ये रवैया भी तो गलत है ना। और इतना ही नहीं, वो हर छोटी चीज के लिए अपनी माँ से पूछ के फैसले लेता था और चाहता था मैं भी वैसे ही करूँ। और सास भी कितनी सीधी सादी है। जलेबी की तरह। अच्छे बनकर सिर्फ मुखौटा पहनती है, उनका असली चेहरा तो किसी ने देखा ही नहीं। तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेती तो क्या होता? क्या माँ, तुम किस जमाने की बात कर रही हो? और मैं ही क्यों एडजस्ट करूँ? ये नहीं पहन सकती, वहाँ नहीं जा सकती, अगर काम पे जाओ तो 6 बजे के पहले घर आ जाओ। और घर में तो सिर्फ बाबाओं की तस्वीरें हैं, मुझे भी उनके पैर पड़ने पड़ते थे। और इन सब चीजों से अजय को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैं उसे कहती ये गलत है तो भी कुछ नहीं बोलता। क्या अजय राजी है तलाक के लिए? कुछ बोला ही नहीं, वो बस अपना काम करता रहा। फिर बोला जाने से पहले माँ को बता देना। ऐसा मर्द कहाँ मिलता है? 2 महीने हो चुके हैं, चिनू से बात करने के लिए भी फोन नहीं किया। चलो चिनू,
अरे वो गुड़िया रहने दो, मैं तुम्हारे लिए नहीं ला दूंगी। मैं परी को भी साथ ले जाऊंगी, मेरे मौसी ने दी है ये। तो मातोश्री, आप पक्का हमारे साथ आकर नहीं रहना चाहती? तुम्हारी बहन को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ, मेरा मन नहीं कर रहा ये घर छोड़ने का। क्यों फालतू का इमोशनल हो रही हो अम्मा? खुद भी होती हो, हाँ, मुझे भी ठीक है, करती। ठीक है। गृह प्रवेश का मुहूर्त 6 बजे तक है। गाड़ी संभाल कर चलाना, तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। पर तुम्हारा तो बहुत सही चल रहा है। मंदिर जाओ, लोगों से मिलो, पौधे उगाओ, ट्यूशन पढ़ाओ, और एक ना एक दिन मैं भी वापस आकर यही रहूंगी। अगर मैं काम में व्यस्त रहूंगी तो मेरी सेहत भी अच्छी रहेगी। कभी उस तरफ आऊंगी तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। वेलकम वेलकम। चिनू, नानी को किसी दो। चलो चलो, बस 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 बस, बाकी की पप्पियां फोन पे दे देना, ठीक है? निकलो। बाय 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 बाय। उस तालाब में या आसपास कहीं हमें और कोई बॉडी पार्ट्स नहीं मिले। अगर कुछ मिल जाता तो केस सॉल्व करने में आसानी होती। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मिलेगा। खूनी बहुत ही शातिर है, हो सकता है कि उसने बाकी के बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाए होंगे। सिर भले ही यहाँ मिला हो, पर बाकी के बॉडी पार्ट्स कहीं भी हो सकते हैं। तो कहीं भी हो सकते हैं, मतलब कहाँ? ऐसी जगह जो लोगों की नजर में नहीं आती, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स वगैरह। जिन लाशों की पहचान कोई नहीं करता, उनका अंतिम संस्कार सरकारी खर्चे पे होता है। डॉक्टर सना ने भी तो कहा था, यह खून सितंबर 2019 में हुआ था और हमें और कोई बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले हैं, तो किसका खून हुआ पता लगाना मुश्किल है। आमतौर पर विक्टिम कौन है पता होता है, सिर्फ खूनी को ढूंढना होता है। यहाँ तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या मुसीबत है। वो चीनू की दादी हैं तो सीधी सी बात है, वो भी कस्टडी मांग सकती हैं। और तलाक में तुम्हारे हस्बैंड की तो मर्जी नहीं है ना, दिक्कतें तो आनी ही वाली हैं। पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी लतिका। और रही बात चिनू की, बच्ची तो माँ के साथ ही रहेगी ना। मेघा, वैसे तो तुम सही हो, पर लीगली ऐसा नहीं होता। समझ गई, पर मैं इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। खैर, अच्छा हुआ जो तुम इसे यहाँ लेकर आ गई। इसे देखकर लगता है कि ये बहुत ही शांत है। इसके मासूम चेहरे पे मत जाना, शैतानों की भी परनानी है ये। लाओ, मुझे दो ना ये खेलने के लिए। ये गुड़िया वो किसी को नहीं देती। उसकी प्यारी मौसी जो लाई थी, रात को भी पास में लेके ही सोती है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। तुम्हारी बहन तो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी ना, फिर ऐसा क्यों किया उसने? उसे क्या हुआ ये तो मैं भी नहीं जानती। दोपहर का वक्त था, वो कॉलेज से घर आई और बिना हमसे कुछ बात किए वो अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद माँ उसे खाने के लिए बुलाने गई तो अपने आप को पंखे से लटका दिया था। मुझे और माँ को पता ही नहीं चला कि उसने ये कदम क्यों उठाया था। अब तो तुम यहाँ के नए स्कूल में जाओगी ना, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओगी। हाँ। तो अपनी मम्मी से कहो कि आप खुद का घर ले लें। लतिका, अपना विला प्रोजेक्ट मुझे बेचने की कोशिश मत करना। वैसे भी उतने पैसे भी नहीं है मेरे पास अभी। चलो हम निकलते हैं। ओके। चिनू, आंटी को बाय कहो। बाय बाय बेटा। बाय बाय। अच्छा, तो लापता हुए केसेस वाले लोगों में से कितनी लड़कियां थी? 1434। उनमें से कितनी लड़कियां मिल गई थी? 627 लड़कियां मिल गई थी। और सर, उनमें से 579 लड़कियों की डेड बॉडी मिली थी, आत्महत्या की थी। अच्छा, तो इनमें से कितनी लड़कियों की उम्र 25 से 30 साल के बीच में होगी? 37 सर। इन 37 लड़कियों की सारी डिटेल्स और फोटोग्राफ्स मुझे चाहिए। अगर उनमें से किसी फोटो के साथ उसकी खोपड़ी का आकार मैच होता है तो उसे डीएनए टेस्टिंग और मैचिंग के लिए भेज दो। सर। चिनू, यूनिफॉर्म गीला हो जाएगा बेटा। शांति, टिफिन दे देना। हाँ, ये लो।
लो। हाँ चलो मम्मा को किसी दो। बाय बाय बाय। चलो। स्कल और फेस को मिलाने की टेक्निक अब इस्तेमाल नहीं होती, पर आपने कहा कि इस केस में और कोई सुराग नहीं है, तो कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कुछ पता चले। बिल्कुल। चीनू बेटा, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो के कपड़े बदलो और फिर मैं तुम्हें गरम गरम दूध देती हूँ। हाँ बेटा। अरे चीनू, वहाँ कुएं के पास क्या कर रही है तू? मैं तो सिर्फ अपना नाम पुकार रही थी। यहाँ आजा। 1 मिनट मेरा ध्यान क्या हटा? शरारत चालू तेरी। चीनू, दूध के साथ बिस्किट चाहिए? मुझे दूध नहीं पीना है, आप मुझे ठंडा जूस दीजिए। ठंडा जूस पीने से तेरे को सर्दी होगी और फिर तेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। नहीं डांटेगी, आप मुझे जूस दीजिए। ठीक है। मेरी प्यारी प्यारी परी। देती हूँ मेरे को क्या? मेरी परी भी। बोलो महेश। सॉरी, कुछ नहीं मिला। वो स्कल किसी भी लड़की से मैच नहीं हो रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब एक ही तरीका बचा है। डिजिटली उस स्कल से उस लड़की का चेहरा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये काम थोड़ा पेचीदा है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, शुरू करो, देखते हैं क्या होता है। ओके। ओके। हेलो, मेरा नाम चिन्मय है। हेलो, मेरा नाम चिन्मय है। चीनू, बस बहुत हो गया, मोबाइल रख दो। अब पता है कितने बजे? 2 मिनट और। 10 मिनट से यही सुन रही हूँ। लाओ मुझे दो। दो। चलो सो जाओ। आओ। मुझे चद्दर नहीं चाहिए। एसी चालू है, चद्दर नहीं लोगी तो रात को ठंड लगेगी।
बेटा। इतना सारा पानी अचानक से कहां से आया? एसी भी तो ठीक ठाक ही चल रहा है और इस घर में तो लीकेज का प्रॉब्लम भी नहीं है। पता नहीं। यहाँ पे भी पानी है। तुम पागल हो क्या शांति? दीदी मैं गहरी नींद में थी। अचानक लगा कि किसी ने मुंह पे पानी फेंका। उठ के देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक किसी के रोने की आवाज आई। देखा तो एक लड़की कोने में रो रही थी। क्या कहानियां बना रही हो शांति? नहीं दीदी मैं सच कह रही है। किचन में से आवाज आ रही थी। दीदी इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ घर में है या तुम में है ये हम सुबह देख लेंगे। मैं सच कह रही हूँ। चलो बहुत हो गया, पानी साफ करो और जाओ सो जाओ। लापता लोगों की लिस्ट एक बार फिर से चेक कर लो। मैंने चेक की थी सर, ऐसा कोई और केस दर्ज ही नहीं हुआ है। एसएचओ को दोबारा चेक करने के लिए कहा है, शायद कोई केस छूट गया हो। और इस शहर में जिन जिन लड़कियों का खून हुआ था उनकी लिस्ट मैंने दोबारा चेक कर ली थी सर। और ये भी तो हो सकता है कि विक्टिम केरला की रहने वाली ना हो। इसके चांसेस भी हो सकते हैं सर, क्योंकि केरला घूमने के लिए तो काफी लोग आते हैं। सर आपसे कोई मिलने आया है। कहा था ना मैं मीटिंग में हूँ, डिस्टर्ब मत करना। सर मैंने उसे कहा आप अभी नहीं मिल सकते। वो कह रहे हैं वो आपको जानते हैं, बिना मिले नहीं जाएंगे। वो थोड़े पिए हुए हैं। अपना नाम नंद किशोर बता रहे थे। कई साल पहले एक महान कवि ने ये 2 पंक्तियां मुझे सुनाई थी। मेरा पूरा दिल तेरा हो ना पाएगा मधुबाला, क्योंकि आधा दिल तो मेरा पहले ही ले गई मधुशाला। तुम्हें पता है कौन है ये वो इकलौता आदमी जिससे मेरे खून का रिश्ता है, मेरा भांजा। आप फिर से आगे मामा है? मैंने आपको कितनी दफा समझाया है, शराब पीकर कहीं दंगा करो तो मेरा नाम मत लीजिएगा। अब मुसीबत के वक्त इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन? अब तुम जिसे अपना कह सको मेरे अलावा कोई है क्या तुम्हारा? है? अब मैं आध्यात्मिक बनने वाला हूँ। ये शराब सब छोड़ दूंगा। एक बार मैं बैठा था तो प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, कहा कि मेरी राह पे जाने से पहले मैं तुमसे 3000 रुपए ले लूं। अच्छा, वो पैसे लेकर आप फिर से टल्ली होने निकल पड़ोगे और किसी नाले में समाधि ले लोगे। इसी आध्यात्मिक सफर की बात कर रहे थे ना आप? नहीं बेटा, कसम से ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती कैसे कर सकता है? देखो मेरे पे केस दर्ज हुआ है और बेल के पैसे नहीं है मेरे पास। बेटा कभी कभी हाल चाल पूछने भी आ जाया कर। अरे वाह, कभी मैं मर गया और लाश गटर में मिली तो उसकी शनाख्त करने वाला तेरे सिवा है ही कौन? जिंदगी गुमनामी में निकल गई, लेकिन गुमनाम नहीं बनना चाहता। तू ही मेरा सहारा है, बिन दारू के मैं बेसहारा हूं। अगर हमारे विक्टिम के लापता होने की खबर किसी ने दर्ज ही ना करवाई हो तो? मतलब सर? मतलब कोई ऐसी लड़की लापता हो जाए जिसका कोई परिवार या दोस्त ना हो, जो कि थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाए। हो सकता है कि ऐसी लड़की जिसका अपना कोई हो ही ना, तो रिपोर्ट कैसे होगी? जैसे कि कोई अनाथ। चीनू, वो गुड़िया को रखने की जगह है, उसे वहाँ से हटा दे। परी को गर्मी लग रही है और बाकी खिलौने के साथ उसे रहना अच्छा नहीं लगता, है ना मेरी परी? तू और तेरी परी। गुड़िया मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया, चलो हम खाए चॉकलेट और आइसक्रीम।
मतलब अब तक कोई सुराग नहीं मिला है? हमने मिसिंग केसेस की एक लिस्ट बनाई है मैडम। मुझे लगता है कि जब ये लड़की लापता हुई थी, किसी ने उसकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की और ना ही किसी को उसके जाने से कोई फर्क पड़ा। ये एक रहस्य सा है। सत्या, अब तक तो लगता है कि तुम बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। तुम्हारा इंट्यूशन ही ये केस सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेगा। इस केस की एक और दिलचस्प बात है मैम, उस खोपड़ी में कुछ अलग था। सारे दांत गिर चुके थे सिवाय एक दांत के। पता नहीं, जैसे वो एक दांत बाकियों से बहुत ही ज्यादा अलग था। अगर लाश काफी वक्त के लिए पानी में पड़ी हो तो सारे दांत निकल ही जाते हैं, और जो दांत नहीं निकलते हैं मतलब वो दांत नकली दांत होते हैं। अगर हमें डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस केस में ओडोंटोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, ये कर सकते हैं। मैडम, एक ओडोंटोलॉजिस्ट को मैं जानती हूँ, चेन्नई के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर आनंद पद्मनाभन। हाँ तो ठीक है, उन्हें आज ही कांटेक्ट करो। मैम, अच्छा रहेगा अगर मैं उनसे खुद ही जाकर मिलूं। ये तो और भी अच्छा है। तो अब डॉक्टर आनंद ही ये गुत्थी सुलझा सकते हैं। तो अब पता चलेगा कि ये गुमनाम लड़की जिसकी क्रूर हत्या हुई है वो आखिर कौन है। इन्हें ठीक से नहीं रखोगी तो अगली बार से क्रेयॉन्स नहीं लाऊंगी। चिनू सब खराब कर देती। तालाब के किनारे प्लास्टिक बैग में जो खोपड़ी मिली थी, पुलिस अभी तक उसकी तह तक पहुंच नहीं पाई है। होम सच्चाई तो तभी पता चलेगी जब पुलिस इस केस को सॉल्व करवाएगी। क्या कर रही हो चिनू? तुम हमेशा डांटती रहती हो इसलिए। कैसा लगा ठंडा ठंडा बर्फ? शैतान बच्ची। एसीपी सत्यजीत हैंडल कर रहे हैं खोपड़ी की डीएनए टेस्टिंग और बाकी सब जांच से पुलिस को ये पता चला है कि ये खोपड़ी एक 25 से 30 साल की लड़की की है। ये केस अपने आप में इतना पेचीदा है कि इसे सॉल्व करने के लिए पुलिस को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की मदद लेनी ही पड़ेगी। डेप्यूटी कमिश्नर मालिनी अरविंद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मैंने स्कल की जांच की, पता है फिंगरप्रिंट्स की ही तरह हर इंसान के डेंटल पैटर्न्स बिल्कुल अलग होते हैं। दरअसल मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम कॉलेज में थे तब हमें वहाँ डेंटल रिकॉर्ड से सॉल्व होने वाले केसेस पढ़ाए जाते थे। एक केस था जिसमें कोई नहीं जानता था कि जो मरा है वो वाकई एक आतंकवादी था या उसका कोई हमशक्ल था। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी के जरिए ये साबित हो गया कि वो लाश आतंकवादी की थी। हमारी तरह कई देश डेंटल रिकॉर्ड से मर्डर केस सॉल्व करते हैं। इस तरह कई केसेस में वो हेल्पफुल होते हैं, जैसे डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना या दांतों के निशानों से मुजरिम को पकड़ना। बट एज यू नो, इंडिया में डेंटल रिकॉर्ड्स को रखने की कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो इस केस में कोई उम्मीद है या नहीं डॉक्टर? डेफिनेटली है। तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा, वो एक दांत जो अब तक टिका हुआ है वही इस केस का सबसे बड़ा सुराग है। ये जो स्ट्रक्चर है उसमें जो दांत मुंह के आगे की तरफ है, हो सकता है वो पहले सड़ गया हो, टूट गया हो या फिर टेढ़ा हो गया हो। नकली दांतों के साथ भी अगर कोई फल को खाता है तो भी हम पता लगा सकते हैं कि उस फल को किसने खाया। बहरहाल मौत से बस कुछ ही महीनों पहले इस विक्टिम ने अपना डेंटल ट्रांसप्लांट करवाया। चूंकि ये स्क्रू से फिक्स किया गया होता है, इसीलिए ये नकली दांत इतने महीनों बाद भी गिरा नहीं। अच्छा, तो अगर हम डेंटल हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड चेक करें तो? एग्जैक्टली, बट सारे डेटा की जरूरत नहीं है। दांतों में यूज किया हुआ मटेरियल और उसका साइज और रंग, अगर ये सारी चीजें विक्टिम के साथ मैच हो रही है तो सच्चाई का पता लगाने में हमें बड़ी आसानी होगी। सो अगर तुम उस कॉम्बिनेशन का पता लगा सकते हो जो उस खास आदमी के लिए बना है तो तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी। चिनू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कोई भी चीज खाने के बाद वापस फ्रिज में नहीं रखने की। मैंने नहीं खाया। जब देखो तो मुझे डांटती रहती है। सत्ताईस डेंटल हॉस्पिटल्स हैं और इन हॉस्पिटल्स तक नकली दांत और दूसरी चीजें पहुंचाने वाली 13 डेंटल लैब्स। उन लैब्स में से हमें वो रिकॉर्ड्स निकालने होंगे जो खोपड़ी के दांत के साथ मैच करें। जी सर।
उस लिस्ट के हर पेशेंट को हमें कांटेक्ट करना होगा। उस लिस्ट में एक ऐसी लड़की जरूर होगी जो फोन नहीं उठाएगी क्योंकि वो मर चुकी है। सुनना, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि हमें शायद दिखाई ना दे, पर ऐसी शक्तियाँ हमारे आसपास मौजूद होती है? मतलब भूत, पिशाच और आत्माएं, ये सब क्या सोच रही हो आजकल? वो क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन जिस घर में अभी रह रही हूँ ऐसा लगता है कि हमारे अलावा वहाँ कोई और भी है। एक दिन मुझे सिंक में बालों का गुच्छा मिला। एक कुत्ता घर में घुसा है। बर्फ के अंदर जमी हुई मकड़ी मिली। मेरे पूरे कमरे में पानी भर गया था। एक आधा खाया हुआ सेब मिला। मेरी गर्दन पे भी अजीब सा निशान था। आजकल ऐसी स्टोरीज पे काम कर रही हो ना, इसलिए दिमाग खराब हो गया। ओए, तुझे पता है ना मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती, लेकिन जब ऐसी घटना घटती है तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। ये ले, ये खा के देख। हम ऐसे किस्सों को अक्सर बेबुनियाद या मनगढ़ंत मानते हैं जब तक वो हमारे साथ नहीं होते, लेकिन जब हमें भी एहसास होने लगता है हमारी समझ और लॉजिक दोनों डगमगाने लगते हैं। वो बीच के पास एक औरत रहती है ना, जो आत्माओं और प्रेतों से बात करती है। याद है तुमने उससे इंटरव्यू के लिए पूछा था और उसने मना कर दिया था? तुम जारा की बात कर रहे हो? हाँ, वही। चले फिर से ट्राई करें। ऐसी भूतिया जगहों पे वो जाके आत्माओं से बात करके वो पता लगाते हैं ना कि आत्माएं हैं कि नहीं। उसे क्या कहते हैं? स्क्राइंग। हाँ, स्क्राइंग। हाय सर, मैं मेघा और ये है आसिफ। हेलो। मैंने कॉल किया था आपको। ओके, आइए। ज़ारा ज्यादा लोगों से मिलती नहीं है, पर आपसे मिलने के लिए वो राजी हो गई। आप यहीं रुकिए, मैं उसको बता कर आता हूँ। ओके। देख, ये रेडियो अक्सर डीएक्सिंग वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। डीएक्सिंग? ये क्या होता है? डीएक्सिंग मतलब दूर की आवाजें सुनना। एक तरीका है ऐसी फ्रीक्वेंसी सुनने का जो हमसे बहुत दूर है। यूरोप में काफी लोग सुनते हैं। हम अपने शहर के रेडियो चैनल तो सुनते नहीं। मेघा, आओ। तुम तो वही हो ना जो मेरा इंटरव्यू लेना चाहती थी? तुम्हारा नाम मेघा है ना? जी मैम। लेकिन आज तुम मेरा इंटरव्यू नहीं लेने आई हो। दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी पर्सनल है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? मैं कैसे कर सकती हूँ? वो बात यह है कि आजकल मेरे घर में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। कभी सिंक में से बाल मिल जाते हैं, तो कभी अचानक से घर में कुत्ता घुस आता है। जमी हुई मकड़ी मिल जाती है, तो कभी पूरे कमरे में पानी भर जाता है। ऐसा लगता है कि घर में किसी का साया है। मेरी गर्दन पे अजीब से निशान, खाने में कीड़े मिलते हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तो तुम्हें महसूस हो रहा है कि कोई शैतानी शक्ति तुम्हारे घर पर है, एक अदृश्य माया, एक अनजानी सी शक्ति। अब ऐसा सोचना सही है या गलत मैं नहीं जानती, पर मैम वहाँ कुछ तो है। इस संसार में बहुत सी चीजें हमारे समझ से परे होती है मेघा। कई ऐसे सवाल जिनके जवाब ढूंढना नामुमकिन है, अनगिनत रहस्य। तो फिर ऐसे हादसे हर किसी के साथ हर वक्त क्यों नहीं होते? ये एहसास कुछ चुनिंदा लोगों को कुछ खास जगहों पर कुछ खास वक्त पे ही क्यों होते हैं? इंटरव्यू ले रही हो क्या? नहीं मैम, बस जानना चाहती थी। ऐसी कई तरंगें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, पर वो होती हैं। जैसे कि ये रेडियो वेव्स। जब उन्हें सही बैंडविड्थ मिलती है तो कनेक्शन जुड़ता है, बातें साफ सुनाई देती हैं।
जो आत्माएं यहाँ कैद हैं, वो भी ऐसी ही। जब उनसे वेवलेंथ मैच होती है, उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। हम उसे स्पिरिचुअल कांटेक्ट कह सकते हैं। क्या इस कांटेक्ट का कोई खास वक्त होता है? आमतौर पर आत्माएं इंसानों से संपर्क सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच करना बेहतर समझती हैं। उसे स्पिरिचुअल आवर या कनेक्शन आवर कहते हैं। और अगर उस वक्त तुम्हारी नींद बार बार डिस्टर्ब होती है, तो हो सकता है कि वो आत्मा उस वक्त तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। अगर मेरे घर में ऐसी कोई शक्ति है तो मुझे उसके बारे में जानना है। अगर तुम वाकई परेशान हो तो हम इस वीकेंड तुम्हारे घर पर आत्मा से बात कर सकते हैं। बाय। ठीक है मैम, थैंक यू। आइए चलें। चलो। मुझे लगता है सारा पता लगा ही लेंगे कि मेरे घर में हो क्या रहा है। फिर तो जल्दी पता लग जाना चाहिए कि आत्मा है या नहीं। वैसे भी शांति इतनी डर गई है कि उसे वापस अपने गांव जाना है। अच्छी बात है। वो चली जाए तो अच्छा ही है। हाँ, चलो आज ही तेरी कामवाली को बाय बोलते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ। जिमी, याद है मैंने तुम्हें बताया था, एक अजीब सी आवाज मुझे एक राज बताना चाहती है। हाँ। मुझे लग रहा है ये आवाज इसी के घर से आ रही है। यार मेरी बैटरी किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी। हेलो, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? वो मेरा फोन बंद हो गया मैम। मेरा फोन चाहिए? नहीं, मेरे एक दोस्त का फोन था, बस यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे हम। ओह, दोस्त था, मुझे लगा गर्लफ्रेंड होगी। वैसे कमिश्नर का फोन मुझे आया था और उन्होंने पूछा कि इस केस का स्टेटस क्या है। फिलहाल मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता कि वो लड़की कौन थी जिसका खून हुआ था, पर हम ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, डेंटल हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड से हम डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं। उम्मीद है 1-2 दिनों में हमें पता चल जाए। अच्छा, तो जल्द ही विक्टिम का नाम पता चल जाएगा। इंटरेस्टिंग। मैम ये गारंटी से तो नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कि ये विक्टिम इस शहर की रहने वाली ना हो, किसी और शहर से आई हो, तो हम घूम घाम कर वहीं आ जाते हैं। ओके, लेट्स होप ऐसा ना हो सत्या। मस्ट से यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो कुछ पता चले तो इन्फॉर्म करना। एंजॉय योर पार्टी। थैंक यू मैम। आइए। हाय। हाय। एक गुड़िया है। अरे ये मेरी बेटी की गुड़िया है। सर, उस लिस्ट से एक नंबर पे हम कब से कॉल कर रहे हैं पर कोई कॉल उठा नहीं रहा। और उस पेशेंट की सारी डिटेल्स हमने हॉस्पिटल से निकाल ली है और आपको मेल कर दी है। सड़े हुए मांस की खुशबू, वो यहाँ मौजूद है। आध्यात्म की शक्ति और बिजली की शक्ति में एक ही तरह की कंपन होती है।
सब कुछ बंद कर दो। ठीक है। आईना काला रात से काला, दे दृष्टि मुझे दिखा उसका साया। आईना काला रात से काला, दे दृष्टि मुझे दिखा उसका साया। आईना काला रात से काला, दे दृष्टि मुझे दिखा उसका साया। आईना काला रात सा काला, दे दृष्टि मुझे दिखा उसका साया। दे दृष्टि मुझे दिखा उसका साया। आईना काला रात सा काला, दे दृष्टि मुझे दिखा उसका साया। 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 आईना काला रात सा काला, दे दृष्टि मुझे। दृष्टि दे दिखा उसका साया। कौन हो तुम? चिनू, चिनू, चिनू बेटा, चिनू, चिनू, चिन्मयी, बेटा, कहाँ हो? चिनू,
तुम्हारी ये गुड़िया। हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते अंकल, मेघा बोल रही हूँ। हाँ, पहचाना, बोलिए। इतनी सुबह कैसे फोन किया? मुझे बस ये पूछना था, यहाँ जो फ्रिज है क्या आप उसे वापस ले जा सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? बहुत बढ़िया फ्रिज है वो। अब वो क्या है ना, मैं एक बड़ा फ्रिज खरीदने का सोच रही हूँ तो यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ेगी। अब फ्रिज को वापस लेकर क्या करूँ? अंकल प्लीज। ठीक है, देखता हूँ, अगर किसी और को चाहिए हो तो। ओके, थैंक यू अंकल। हाँ ठीक है, चेक करता हूँ। सर क्या हुआ? जो नाम मैंने तुम्हें भेजा था उसके बारे में कुछ पता चला? सर, जो नाम और पता आपने दिया था उस लड़की का आधार कार्ड तो मुझे मिल गया है। अच्छा, तो डाउनलोड करो फिर। ओके सर। ये वो लड़की है सर। कुछ कहा नहीं जा सकता। डिजिटल टीम को कहकर इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा करवाओ। जी। हाँ महेश। हमने डिजिटली विक्टिम का चेहरा बना लिया है, आप लैब में आके उसे चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हम अभी आते हैं। फोरेंसिक से महेश था, उनकी टीम ने खोपड़ी पर विक्टिम का डिजिटल चेहरा बना लिया है। अगर वो इस फोटो से मैच हो गया तो कंफर्म हो जाएगा। चलो चलते हैं। यस, ये मैच हो गया। ऐसा कोई नहीं है जो फिलिप को नहीं जानता होगा। उनका परिवार यहाँ कई सालों से रहता था। उनके गुजरने के कुछ ही दिन बाद उनकी जायदाद बंट गई। उनका परिवार यहीं रहता है? नहीं, वो लोग कहीं और चले गए। फिलिप की वसीयत के मुताबिक कारीचल का घर और उनकी जमीन उनकी पहली बीवी से हुई बेटी के नाम थी। पहली बीवी की बेटी? हाँ, पहली बीवी, और उन्हीं से उनकी बेटी हुई थी इवा मारिया। यानी फिलिप ने दोबारा शादी कर ली थी? हाँ, एक और शादी की थी। ईवा बहुत छोटी थी, 1 साल की भी नहीं हुई थी कि उसकी माँ चल बसी। फिर फिलिप किसी औरत को अपने घर ले आए अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए, लिस्सी। वो भी बड़ी चालाक औरत निकली। धीरे धीरे उसने फिलिप को अपने चंगुल में कर लिया। वो आई तो थी उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए, मगर वो 2 बच्चों की माँ बन गई। लिस्सी ईवा से बहुत नफरत करती थी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर फिलिप ने ईवा को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। उसने अपनी पढ़ाई वहीं पूरी की। वो इस गांव में वापस कभी नहीं आई। फिलिप के मरने के लगभग 1 साल बाद ही वो यहाँ आई और उसके नाम पे जो जमीन थी उसे बेचकर चली गई। हाँ, वो रहा यहाँ का जासूस। साहब, ये है कुणाल, यहाँ का सबसे बड़ा ब्रोकर। किसी को घर बेचने का ख्याल भी आए तो इसे पता चल जाता है। अच्छा, ऐसी बात है। जरा मेरे साथ आना। क्या वो साहब? एक बात करनी है। हाँ, ये देखिए, यही वो घर है। और ये जो सामने पिंक कपड़े में है ना, इन्होंने घर खरीदा है। और चाचा, अरे क्या हाल है? आपसे पहले जिनका घर था ये, उनके बारे में जानना है इन्हें। अच्छा, उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। ये मकान मुझे शहर की एक एजेंसी ने दिलवाया है और सौदा होने के बाद उनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई। सर, ये पूरी की पूरी जमीन फिलिप ने ईवा के नाम कर दी थी। करीब 4 से 5 एकड़ होगी। कई सारे लोग मेरे पास आए थे इस जमीन को खरीदने के लिए, लेकिन ईवा ने ये जमीन बेच दी और मुझे पता भी नहीं चल पाया। वो तो अच्छा हुआ मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया, तब पता चला मुझे। तो अब लिस्सी तो... अरे उन्हें कुछ नहीं हुआ, जिंदा है वो। फिलिप ने एक घर उनके लिए अलग से बनवाया था, अब वो वहीं रहती हैं। हाँ, और उसके बच्चे? उनके 2 बच्चे हैं। लड़की के बाल छोटे हैं, लड़कों जैसे। नर्स है वो, उसने वार्ड बॉय से शादी की है। उन दोनों की शादी यहीं पास में हुई थी, बस कुछ महीने पहले, और सारी तैयारियां मैंने ही की थी। मैं आपको अपना कार्ड देता हूँ, ये रखिए, मेरा नंबर है। जमीन खरीदनी हो या आपको अपना घर बनाना हो, सब काम के लिए एक आदमी, माई सेल्फ कुणाल, 24 आवर सर्विस। ठीक है कुणाल जी। मुझे बताओ, लिस्सी के घर जाने का यहाँ से कोई शॉर्टकट है? ये फिलिप का घर है? हाँ, उसकी बीवी हूँ, लिसी। क्या काम है?
फिलिप को मरे तो काफी टाइम हो गया, उसके लिए पूछने क्यों आए हो? वैसे इस गांव में तुम लोगों को कभी देखा नहीं। हो कौन तुम लोग? पुलिस वाले हैं, कुछ पूछताछ करनी है। क्या हुआ साहब? इस आवारा ने फिर कुछ किया क्या? क्या आप ईवा मारिया के बारे में कुछ जानती हैं? अभी आपसे क्या छुपाऊं साहब, उस डायन के बारे में ना ही मुझे कुछ सुनना है ना ही कुछ जानना है। यहाँ बात नहीं करनी तो पुलिस स्टेशन चलकर बात करें, वहाँ तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भी मंगवा दूंगा। आपके पति की मौत कब हुई? जनवरी 2019 में। मरने से पहले उसने ईवा के बारे में आपको कुछ बताया था? ना ही फिलिप से कभी मैंने उसके बारे में पूछा ना रिश्ता रखा। बस मुझे इतना पता है कि हमारी बिरादरी के बाहर उसे किसी लड़के से प्यार हुआ था और उसने शादी कर ली। शादी के रजिस्टर होने के बाद उसने अपने बाप को ये बात बताई। फिलिप भी खुश था। उसने घर के कागज, पैसे और ईवा की माँ के जेवर लिए और उन दोनों से मिलने चला गया। कुछ दिन उनके साथ वहाँ रहा, फिर लौटकर वापस यहाँ आ गया। यहाँ आकर बीमार पड़ा और हमें छोड़कर चला गया। जब वो अंतिम संस्कार के लिए आई तो क्या अपने पति के साथ आई थी? नहीं, वो अकेली आई थी। सारी विधियां पूरी होने के बाद वापस चली गई। उसके बाद कभी नहीं आई। मुझे बताए बिना वो जमीन भी बेच दी। जायन कहीं की। मेरी बद्दुआ लगेगी उसको। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और हमारी जमीन भी हड़प ली। ठीक है, लेकिन ईवा के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही जानकारी हासिल कर रहे थे। इसे पकने में तो काफी वक्त लगेगा। अरे कच्चा पपैया डालूंगी तो जल्दी से पक जाएगा। खा के जाओ ना। ये तो एक और डेड एंड है सर। मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से 2018 में जितनी भी शादियां हुई हैं उसकी एक लिस्ट निकालनी होगी, खासकर मार्च अप्रैल के दौरान, क्योंकि उस वक्त बहुत शादियां हो रही होती हैं। क्या पता वहां से हमें कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जो ईवा मारिया के पति तक पहुंचा दे। उस दिन ईवा मरिया की आत्मा ने मुझे कुछ बातें बताई जो मैं तुमसे कहना चाहती थी, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, वो सब बताने के लिए। लेकिन किसी लड़की की आत्मा फ्रिज जैसे एक मशीन पर भला कैसे काबू कर सकती है? काफी अजीब बात है। इंसानों के दिमाग जैसी ताकतवर चीज पर अगर एक आत्मा काबू कर सकती है तो फिर एक निर्जीव फ्रिज पर काबू करना उसके लिए बहुत आसान है। तुम्हारे घर पर जो लाल फ्रिज है उसका ईवा मरिया से जरूर कोई ताल्लुक है। लेकिन उस लड़की की आत्मा, मतलब ईवा मारिया, सिर्फ मुझसे ही बात क्यों करना चाहती है? कोई मकसद होगा। ईवा मरिया की आत्मा का जरूर कोई मकसद होगा जिसके लिए उसने तुम्हें चुना है। मैं कुछ समझी नहीं। हर आत्मा जो इस दुनिया को छोड़कर जाती है पीछे कई अनकहे राज छोड़ जाती है, कई सच्चाइयाँ। सच सामने लाने के लिए उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है, हम जैसे जिंदा लोगों की। दरअसल ईवा तुमसे मदद मांग रही है मेघा। पर मैं क्या मदद कर सकती हूँ? उसकी मौत कैसे हुई ये रहस्य सुलझाकर। हो सकता है सिर्फ तुम ही हो जो उसके खूनी को पकड़वा सकती हो। वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे मेरी बेटी की फिक्र है, मैं उसकी मदद नहीं करना चाहती। वो दोबारा तुम्हारे पास आएगी। जरा सोच कर देखो, ऐसे कई राज हैं जो बताने से पहले लोग हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। मेघा, अगर तुम तैयार हो तो वो तुम्हें उस राज तक जरूर पहुंचाएगी। ईवा मरिया। एक बार सोच कर देखो, ऐसे कई राज हैं जो बताने से पहले लोग हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। हेलो अंकल। अरे बेटा, मैं कब से खरीदार ढूंढ रहा हूँ, कोई मिलता ही नहीं। नहीं, ये फ्रिज आप यही रहने दीजिए। ओहो नहीं, तुमने वापस अपना मन बदल दिया तो मैं फिर भागता फिरूंगा। नहीं सर, मुझे ये पूछना था, क्या आप बता सकते हैं ये फ्रिज आपने कहाँ से लिया? बेटा वो तो याद नहीं मुझे। ये बंद कर
दूं? मेरे पास तो ऐसा सामान आता है जो लोग एक्सचेंज ऑफर में देते हैं, और थोड़ा बहुत सामान वो होता है जो हमें कबाड़ी देते हैं। इसमें भी आप ये पूछेंगे कि कौन सा फ्रिज कहाँ से आया, किसने बेचा, तो ये हम नहीं बता सकते। मैं इस वाले फ्रिज की बात कर रही थी। पता नहीं मैडम, इसे बेचे तो काफी साल हो गए होंगे। इतने सालों बाद कैसे बता सकता हूँ कि किसने बेचा? कुछ याद नहीं है। ठीक है, थैंक यू। सर ये ईवा मारिया के फोन डिटेल्स हैं। ये नंबर अब एक्टिव नहीं है। कॉल रिकॉर्ड्स में भी ज्यादा नंबर नहीं थे। वाराणसी के पास कहीं इसका लास्ट एक्टिव लोकेशन बता रहा है। वो भी अप्रैल 2020 में था, मतलब 1 साल पहले। और वहीं ये केस और उलझ जाता है सर। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक ईवा मारिया की मौत सितंबर 2019 में हुई थी, लेकिन आखिरी लोकेशन पर फोन स्विच ऑफ हुआ है अप्रैल 2020 में। पीना चाहोगे? आज नहीं सर, बेटा घर पर अकेला है, इसलिए जरा जल्दी घर जाना पड़ेगा। ठीक है। और सर मुझे एक डाउट है, मतलब हो सकता है किसी ने ईवा का फोन किसी बस में या फिर ट्रेन में रख दिया हो। वो एक फिल्म में दिखाया था ना सर, वैसे ही। देखो, सिर्फ ऐसा करने से उसका काम नहीं होता। ईवा की मौत के बाद 7 महीनों तक उसका फोन कोई और इस्तेमाल कर रहा था। यह किसी की सोची समझी साजिश थी, ताकि वो दुनिया को यह समझा सके कि ईवा मारिया अब तक उनके कांटेक्ट में है। खैर, तुम घर जाओ। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। शुरुआत में एक दर्दनाक अंत छुपा होता है। हेलो हेलो। हाय मेगा, पेपर्स तैयार हैं, कल अजय तक पहुंचा दूंगी और तुम्हें भी मेल कर दूंगी। अरे मैंने उसके लिए फोन नहीं किया था, कोई और बात करनी है। ओह, क्या बात है? क्या तुम किसी ईवा मारिया नाम की लड़की को जानती हो? मैं उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रही थी और उसमें म्यूचुअल फ्रेंड्स में तुम्हारा नाम दिखा, इसीलिए पूछा। एफबी पर इतनी एक्टिव तो नहीं हूँ, पर नाम सुना हुआ लगता है। शायद कोई क्लाइंट होगी, कल देख के बताती हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बस भूलना मत। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद तुम्हें सामने से फोन करूंगी। ओके ओके, बाय। सर, 29 मार्च 2018 में ईवा ने शादी यही रजिस्टर करवाई थी। एड्रेस वेरीफाई कर लिया है, मैच हो रहा है। और उसके पति की डिटेल्स? उसका भी नाम और पता इसमें है। हाँ लतिका, बोलो। कल तुम जिसकी बात कर रही थी, ईवा मारिया नाम है ना उस लड़की का? हाँ, तुम जानती हो उसे? हाँ जानती हूँ, मेरी क्लाइंट थी। डिवोर्स ही फाइल किया था उसने 2019 में। तुम्हारे पास उसके और डिटेल्स है? मेरे पास उसका एड्रेस है, लेकिन तुम क्यों इतना पूछ रही हो? कोई गॉसिप है तो बताओ ना। मैं मिलकर बताती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है।
अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है उसका एक्स हस्बैंड किसी टीवी चैनल के लिए काम करता था। शायद तुम्हारी न्यूज चैनल में। मेरे ही चैनल में? क्या नाम है उसका? नाम दर्शन देव। दर्शन देव? हाँ ज्योति। सर, आपसे कोई मिलने आया है। ज्योति, इस वक्त मैं एक मीटिंग में हूँ। सर, असिस्टेंट कमिश्नर सत्यजीत आए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर? जी। ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। जाइए। आइए सर, लीगल टीम को भी एक बार दिखा देना। ओके सर। दर्शन देव। सत्यजीत। प्लीज बैठिए। आप लोग जिन केसेस को सॉल्व करते हैं उससे हमें भी मसाला मिल जाता है। दरअसल मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन काम ही इतना है कि मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया। आप समझ सकते हैं। तो बताइए, क्या सेवा करूं? क्या मदद चाहिए आपको हमसे? किसी का स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं करवाना? नहीं, दरअसल आपसे एक पर्सनल बात पूछनी थी। पर्सनल? ओके, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? ईवा मरिया के बारे में। देखिए, जिंदगी में मैं आगे बढ़ चुका हूं और ईवा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आप शायद अब नहीं जानते, लेकिन पहले तो जानते थे ना। मैं तब की बात कर रहा हूं जब आप दोनों में एक तरह का निजी रिश्ता था। देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे अभी एक अर्जेंट काम है और सच कहूं तो इन सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए ये सही जगह नहीं है। ठीक है ना? मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। ये सब बातें कहीं बाहर बैठकर भी हो सकती हैं। आप जगह बताइए, मैं आ जाऊंगा। हाँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। ओके, अगर आपको वो ठीक लगता है तो ऐसा ही सही। बढ़िया। दर्शन, आप रहते कहाँ पे? कलेक्टर के ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग में। तो वहीं मिलें, आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है, जैसा आप कहें। तो मिलते हैं। तुम उसको सिर्फ 6 महीनों से जानती हो ना? जो हमारी कंपनी का बॉस है, दर्शन देव। आउटसोर्स काम उठाता था, अब देखो प्रोग्राम प्रोड्यूसर हो गया। इसे कहते हैं धाकड़ एंट्री। ज्यादा पैसे वाले घर का भी नहीं है, मगर इसकी शुरू से काफी डिमांड रही है। पढ़ाई में भी काफी तेज था, पौंडीचेरी से पीजी किया है। अपने कॉलेज में एक जूनियर से उसे प्यार हो गया था, उसी से उसने शादी कर ली। यहाँ आने के बाद हमारे डायरेक्टर बोर्ड मेंबर पिल्लई सर उसके नए आइडिया से बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे, मगर पिल्लई सर की बेटी उनसे भी ज्यादा इम्प्रेस थी। फिर क्या था, अपनी पहली बीवी से डिवोर्स लेके उसने रोशनी पिल्लई से शादी कर ली। आओ बैठो। अब प्रोग्रामिंग हेड बन गया है और राजा की तरह जी रहा है। किस्मत हो तो ऐसी होनी चाहिए। जिस पेन से उसकी कुंडली लिखी होगी वो पेन मिल जाए तो। क्या तुम उनकी पहली बीवी के बारे में कुछ जानते हो? मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, मगर वो मेरे एक दोस्त के साथ बीपीओ में कहीं काम करती थी। ज्यादा डिटेल्स नहीं पता मुझे। सच कहूं, इस ईवा मारिया की मौत की कहानी में इतने सारे राज छुपे हैं, हमें उसकी तह तक जाना ही होगा। ओके। वो रिलेशनशिप से ज्यादा बचपना था। कॉलेज में ईवा मुझसे 1 साल जूनियर थी। उन दिनों हमारे बीच अट्रैक्शन था और जल्दबाजी में हमने शादी कर ली। पर कुछ वक्त बाद ही हमें पता चला कि हम दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और रोज रोज के झगड़ों में मैं नहीं चाहता था कि मेरी जिंदगी और मेरा करियर दोनों बर्बाद हो जाए। और उसके बाद ईवा ने ही तलाक की बात शुरू की थी। डिवोर्स भी उसने फाइल किया था। जब तुम ईवा के साथ थे तब आप दोनों में कुछ? नहीं, मैं रोशनी को बहुत पहले से जानता था। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। क्या तुम्हारे ईवा के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स थे? अगर सच कहूं तो अपना एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने के लिए मैंने ईवा से कुछ पैसे उधार लिए थे और उन पैसों को अरेंज करने के लिए मुझे ईवा के जेवर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी थी। जब हम अलग हुए तो उसने कहा कि उसे वो सारे पैसे तुरंत वापस चाहिए। अब इतने सारे पैसे मैं एक साथ कहां से अरेंज करता? मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। उधार के वो पैसे कितने होंगे? वो होंगे तकरीबन 2.5 करोड़। हाँ, 2.5 करोड़। फिर रोशनी के पापा मतलब मेरे ससुर जी ने मुझे पैसे दिए और इस तरह मामला सेटल किया। तलाक के बाद तुमने ईवा के साथ कोई संबंध नहीं रखा? नहीं। हाल ही में हमारे कॉमन फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो किसी अध्यात्म की राह पर चल पड़ी है। पता नहीं, मैंने तो उससे कुछ पूछा नहीं।
दर्शन, तुम और युवा शादी के बाद कहाँ रहा करते थे? जनरल हॉस्पिटल के पीछे एक बस्ती है, वहाँ एक मनीष मेंशन है, उसके पहले माले पे। अच्छा, थैंक्स फॉर योर टाइम मिस्टर दर्शन। थैंक यू। वैसे सर, क्या मैं जान सकता हूँ आप ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे थे? घबराओ मत, मैं तो बस यहाँ एक जनरल इंक्वायरी करने आया था। और युवा तो वैसे भी तुम्हारे बारे में कंप्लेंट कर भी नहीं सकती, वो मर चुकी है। हेलो, हाय सत्या, मैं आनंद पद्मनाभन बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मैं कई दिनों से आपका फोन ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, पर फोन लगा नहीं। आपको थैंक्स कहना था। दरअसल एक नए केस में बिजी हो गया था। ओह, एनीवे थैंक यू। आपने जो तरीका बताया उसकी मदद से हमें विक्टिम का पता लग गया है। ये सुन के मुझे खुशी हुई। अच्छा, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता था, तुम्हारे केस के लिए शायद मददगार हो। कहिए सर। कल एक केस का रेफरेंस ढूंढते वक्त मैंने कुछ पढ़ा। ये काफी वक्त पहले की बात है। कन्याकुमारी के पास ठकले नाम की जगह है, वहाँ अक्टूबर 2019 में एक गार्बेज बैग मिली थी। ये तुम्हारे केस से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन उस बैग के अंदर खोपड़ी नहीं थी, किसी लड़की का कटा हुआ हाथ था। सर ये तो बहुत बड़ा सुराग है। ये जगह यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, हार्डली 60 किलोमीटर होगी। हाँ, मुझे भी वो जगह पता है, इसीलिए तो तुम्हें कॉल किया। सैंपल्स और रिपोर्ट्स तमिलनाडु एफएसएल में है। अगर कोर्ट के जरिए तुम ऑफिशियल अर्जी डालोगे तो बेशक वो तुम्हें दे देंगे। ठीक है सर, थैंक यू वंस अगेन। ओके सत्या, मिलते हैं। रिपोर्टिंग छोड़कर डिटेक्टिव बन गई हो। पता था तुम मेरा मजाक उड़ाओगी। ठीक है, उड़ा लो मेरा मजाक, पर पहले मुझे ईवा मारिया की डिटेल्स दो। तुमसे उस दिन बात हुई, उसके बाद मैंने उसकी छोटी छोटी डिटेल्स निकाली हैं। जब मुझसे मिलने आई थी तब बहुत परेशान थी। और इस दर्शन और ईवा ने लव मैरिज की थी, वही कॉलेज वाला प्यार। तो तलाक का केस पहले किसने फाइल किया था? ईवा ने ही डिवोर्स के लिए फाइल किया था। दर्शन का कहीं और चक्कर चल रहा था और वो इससे दूर रहने लगा था। ईवा भी कुछ अलग ही थी, वो भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगी। और एक बात, उस वक्त वो आध्यात्मिक बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। अब वो गुरुजी है ना, अरे वो प्रवचन वगैरह देते हैं क्या? परम गुरुजी? हाँ वही। गुरुजी की बातें सुनकर उसने मन बना लिया था कि संसार की मुमाया से दूर रहेगी, और वो डिवोर्स भी इसीलिए ले रही थी कि दर्शन को खुद से दूर रखे। हो सकता है कि ईवा मारिया कहीं किसी आध्यात्मिक राह पर चल पड़ी हो, वरना जैसा कि तुम्हें शक हो रहा है, हो सकता है उसके साथ कोई अनहोनी हुई हो। क्यों ये सब सोचती हो? अपने काम पे ध्यान दो। इस गुत्थी को तो मैं सुलझा के ही रहूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बात तो पक्की है लतिका, उसके साथ कुछ गलत तो जरूर हुआ है। अच्छा, लगता है आज के बाद तुमसे मुलाकात बहुत मुश्किल से हो पाएगी। लग जाओ काम पे। काम तो शुरू कर दिया है मैंने। एक्चुअली इस इन्वेस्टिगेशन के अहम मोड़ पे तो मैं पहुंच चुकी हूँ, और कुछ बड़े सुराग भी मिले हैं मुझे। ओह, ये है उस केस की रिपोर्ट। ओके। और ये हैं वो बाल जो हमें कटे हाथ के साथ मिले थे। सर, ये है इंस्पेक्टर अमृतराज, तमिलनाडु पुलिस। हाय अमृतराज। सर, ये केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। सर, हमें विक्टिम के हाथ पर ये बाल भी मिले थे। ये एक ही सबूत है हमारे पास। ये बाल थोड़े शॉर्ट हैं और ऐसा लगता है कि ये बाल कातिल के ही हैं। इस पे साइन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर, जैसे कि उस ऑफिसर ने कहा, ये जो बाल हैं उस कातिल के हो सकते हैं। इसका मतलब जब ईवा पर हमला हुआ तो हो सकता है उसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की होगी। सही कहा, उसने बचाव करने की जरूर कोशिश की होगी। ये सुराग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा तुमने कहा, ये बाल खूनी के हो सकते हैं। अब उसकी ये छोटी सी गलती उसे बहुत महंगी पड़ेगी। ईवा ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। वो मेरी ही टीम में थी और सिर्फ मुझसे काम की ही बात करती थी, इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। तुम्हें याद है फातिमा, उससे आखिरी बार कब और कहाँ मिली थी? जब उसने जॉब छोड़ा उसके एक दिन पहले। एक्चुअली वो काफी पहले से ये जॉब छोड़ना चाहती थी, इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन उसका नोटिस पीरियड खत्म हो उससे पहले ही वो जॉब छोड़कर चली गई थी। जाते वक्त किसी से बात तक नहीं की उसने। क्या तुमने उसके बाद कभी उसे फोन नहीं किया? मैंने कई दफा उसे फोन किया, मैसेज भी किया, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ पास में ही सखी नाम का विमेन हॉस्टल है। ईवा उन दिनों वहीं पर रहती थी। एक बार मैंने उस हॉस्टल में जाकर पूछा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि ईवा गई कहाँ आखिर। उसके बाद कभी कांटेक्ट हुआ? उसके बाद
कब किया था? हाँ, मैंने उसे मैसेज करके अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड भेजा था। ओह, तब तो रिप्लाई किया होगा। हाँ, रिप्लाई आया। क्या रिप्लाई किया उसने? कांग्रेचुलेशंस कहा। किसी सफर पर निकली हूँ, शादी में नहीं आ पाऊंगी, सॉरी, बस इतना ही लिखा था। जब मैंने पूछा कि तुम कहाँ हो तो उसने रिप्लाई ही नहीं किया। ये इनविटेशन तुमने उसे कब भेजा था? मेरी शादी हुई थी जनवरी 2020 में, तो मैंने कार्ड भेजा होगा दिसंबर 2019 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में। ओके, क्या तुम प्लीज मुझे ईवा का नंबर फॉरवर्ड कर दोगी? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। थैंक यू। चले बाय। जी कहिए मैम। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तालाब के पास जो हमें खोपड़ी मिली थी और कटा हुआ हाथ जो अभी मिला है वो एक ही इंसान का है, ईवा मारिया का। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था मैम। अगर हम उन बालों की भी जांच करवा लें तो... नहीं, अभी नहीं। सस्पेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद ही बालों की जांच करेंगे, तब तक वो होल्ड पर रखो। लेकिन मैम वो... ओके सत्या, बाद में बात करते हैं। हेलो। यहाँ सिर्फ हम दोनों रहते हैं, तो सोचा पहला माला भाड़े पे चढ़ा देते हैं। दर्शन इस जगह को देखने के लिए आया था। उसके बाद उसने और ईवा ने शादी कर ली, फिर वो दोनों यहीं पे रहने आ गए। उनके बीच में काफी झगड़े हुआ करते थे क्या? हम साथ रहते थे, मगर उनकी निजी जिंदगी में कभी दखल नहीं दी। हमें लगा कि उनका परिवार इस शादी से खुश नहीं है। पर एक दिन ईवा के पिता उससे मिलने आए, फिर उन दोनों में कोई शिकायत नहीं रही। फिर अचानक पता नहीं उनमें क्या हुआ। जब मैंने सुना दोनों तलाक ले रहे हैं तो ये जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उसके पति का किसी और से चक्कर चल रहा था। अच्छा, ईवा ने ये घर कब छोड़ा? जब दर्शन ने यहाँ आना बंद कर दिया तो वो अकेली हो गई। फिर 2-4 महीना इस घर में रही, फिर उसके ऑफिस के पास एक हॉस्टल है, वहीं रहने चली गई। उसके बाद आपने उसे कभी देखा? नहीं, उसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिला। ठीक है, अच्छा, थैंक यू, हम चलते हैं। नमस्ते। बेटा, ईवा के कमरे में उसका कुछ सामान रह गया था। पता नहीं वो इसे जानबूझकर छोड़ गई थी या... याद है हमें वो एक बात दिखी थी? ये तुम कब की बात कर रही हो? जिस दिन हम हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तब की, करीब 2 साल पहले, सितंबर में। उस दिन काफी बारिश हो रही थी, हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। मैंने देखा ईवा एक गाड़ी में बैठी थी। मैंने उसे आवाज दी पर वो सुनी नहीं। क्या वो गाड़ी ईवा चला रही थी या कोई और? ईवा गाड़ी नहीं चला रही थी, एक और लड़की थी। उस लड़की के बाल काफी छोटे थे। मदद के लिए शुक्रिया। ठीक। प्रकाश सर। प्रकाश, हमें फोरेंसिक लैब जाना होगा इसी वक्त। बाल लड़की का है या लड़के का, ये पता करने के लिए हमें डीएनए और कुछ टेस्ट करने होते हैं, लेकिन हमने वो टेस्ट अभी तक नहीं किए क्योंकि मालिनी मैडम ने मुझे कहा था कि उनके ऑर्डर्स मिलने तक हम ये टेस्ट ना करें। अगर आप उनकी तरफ से ऑर्डर देते हैं तो मैं कर दूंगा। तो शुरू कीजिए। ठीक है। डरो मत बेटा, मैं हूँ। मेरी चिन्नू स्कूल से आ गई। बहुत प्यारी लग रही हो। दरवाजा खोलो, अंदर चलते हैं। घर तो काफी अच्छा है तुम्हारा। मैं यहाँ परम गुरुजी के प्रवचन के लिए आई थी, तो सोचा तुम दोनों से मिल लूं। मैं तुम्हारे हॉस्टल गई थी तुमसे मिलने। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहती हो, तो इसलिए यहाँ चली आई। एक्चुअली हमें कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। बस 10 मिनट। मुझे तुमसे बात करके कुछ जरूरी फैसले लेने हैं। अगर चीनू की कस्टडी के बारे में है तो उसका फैसला कोर्ट करेगी। प्यार भरे रिश्तों में कोर्ट के मोहर की क्या जरूरत है? आपकी इमोशनल बातें सुन के मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। बातचीत ना सही, चाय तो पिला दो और साथ में खारी भी देना।
चीनू बेटा, दादी के साथ घर चलो, तुम्हें ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स लाकर दूंगी। मेरी प्यारी चीनू, दादी की लाडली। एक सेल्फी लेते हैं, फिर मैं वो पापा को दिखाऊंगी। आपका शक सही था, बाल किसी लड़की का ही है, एक ऐसी लड़की का जो अपने बाल छोटे रखती है। थैंक्स महेश। यू मोस्ट वेलकम। चिनू, वो कहाँ गई? गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन इस खून में एक छोटे बाल वाली लड़की शामिल है। जी, आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है मैम। मैं इसे शाम को आकर लेके जाऊंगी। मुझे ये बताओ कि ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? मैं इनकी एक फोटो लेती हूँ। ये तुम्हारे लिए। और ये प्रॉपर्टी के कागजात भी। मुझे उसका नंबर दीजिए। हेलो, हाँ तुम फ्री हो तो मैं आ जाऊँ? हाँ हाँ, तुम आ जाओ। वो एक दिन यहाँ से बिना किसी को कुछ बताए चली गई। यहाँ तक कि अपने कमरे से कपड़े और बैग भी नहीं लिया। आपने कभी उसे फोन नहीं किया? हाँ, फोन तो किया था, लेकिन उसने एक भी फोन नहीं उठाया। फिर मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था, तब उसका रिप्लाई आया। क्या मैसेज था? अब से मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगी, मैं एक सफर पर जा रही हूँ, ऐसे ही उसने कुछ मैसेज में लिखा था। ईवा अकेली रहती थी रूम में? नहीं, उसकी एक रूममेट थी रेखा, वो अकाउंटेंट थी। उसने अपने ऑफिस से कुछ पैसे चुराए थे और उस पे पुलिस केस हो गया था और उसे नौकरी से निकाल दिया। तो क्या ईवा का सामान अभी भी उसके रूम में है? नहीं, मैंने उससे मैसेज में पूछा था तुम्हारे सामान का क्या करना है। तब उसने कहा कि उसकी कोई दोस्त आएगी और वो सब लेकर जाएगी। और फिर 2-3 दिन के बाद उसकी दोस्त आई और वो सब कुछ लेकर चली गई। तो क्या आपने उसकी दोस्त को देखा था? उस दिन तो मैं सॉरी मैडम, उस दिन तो मैं यहाँ पर नहीं थी। फिर रेखा ने ही उसका सारा सामान उसकी दोस्त को दे दिया। नीला, रेखा की डिटेल्स ले लेना है इनसे। ठीक है सर। थैंक यू। सर, एक मिनट। कुछ दिन पहले एक लड़की यहाँ ईवा के बारे में पूछने आई थी। और क्या पूछा उसने? उसने वही सब पूछा जो आपने पूछा, और उसने मेरा नंबर भी लिया। कह रही थी मुझे फोन करेगी। अगर वो फोन करे या दोबारा यहाँ आए, हमें इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। नीला आपको नंबर दे देगी। जो एड्रेस हमें हॉस्टल से मिला, वहाँ कोई रेखा नहीं थी। ईवा मरिया के फेसबुक फ्रेंड्स में चेक करो, हो सकता है रेखा उसकी फ्रेंड लिस्ट में हो। रेखा नाम का एक प्रोफाइल तो है सर। तो क्या वो रेखा ही है जो कोई भी सुराग पीछे नहीं छोड़ना चाहती?
जरा ईवा की एक बार प्रोफाइल खोलना। देखते हैं आखिरी फोटो कब पोस्ट हुई थी। ये 12 अप्रैल 2020 की है। सारे वाराणसी के रैंडम शॉट्स हैं यहाँ पर। एक बात तो तय है कि जिसने भी ये फोटोज ली हैं वो ईवा मरिया बनकर इस प्रोफाइल को यूज कर रहा है। जरा और ढूंढो, उसकी शक्ल शायद दिख जाए। यस सर। जरा थोड़ा सा पीछे जाना। ये वाली? नहीं, पिछली फोटो। ओके सर। थोड़ा जूम करो। ये पीछे खड़े हुए लोग आखिर कर क्या रहे हैं? सर ऐसा लग रहा है वो लोगों को मास्क दे रहे हैं। नीला, सर टीम से कहो अर्जेंट मीटिंग है अभी। ओके। उसकी मौत के बाद भी उसका फोन और उसकी फेसबुक प्रोफाइल को यूज कर रहा था। कोविड-19 वाराणसी में हुई पहली मौत। प्लीज सुरक्षित रहिए। वाराणसी में पहली कोविड-19 डेथ रिपोर्ट 4 अप्रैल 2020 में आई थी। तो उन दिनों जो उसने फोटो खींची थी वो उसने डाली एक हफ्ते बाद 12 अप्रैल को, और उसके अगले ही दिन उसने ये फोटो डाली 13 अप्रैल को, और उसके बाद उसने ईवा का फोन स्विच ऑफ कर दिया। इसका मतलब खूनी ईवा बनकर सबके साथ कांटेक्ट में रही और ये सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा, जो खत्म हुआ वाराणसी में। तो आपको लगता है कि कातिल लौटकर अपने शहर वापस आया होगा? यस, यही हमारा सुनहरा मौका है। उन दिनों जब पूरा देश लॉकडाउन के पहले फेज में था, तब हेल्थ डिपार्टमेंट या एलएसजीडी के डेटाबेस में केरला में दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों की एक लिस्ट होगी। सर, पैंडेमिक के दौरान लोगों को चेक करने की ड्यूटी पर मैं भी था। वाराणसी में तब अलग अलग शहर के तकरीबन 1000 लोग फंसे हुए थे। उन्हें अपने राज्य में सरकार ने अलग अलग बसों में भेजा था। हो सकता है मुजरिम उसी बस में आया हो। कुछ बसेस केरला भी आई थी। तो हमें वो सारे नाम निकालने होंगे, जल्द से जल्द। दे दो सर। सर, 13 जुलाई के बाद जो लोग वाराणसी से केरला उस स्पेशल बस में आए थे, ये उन लोगों की लिस्ट है। ये रहा बनाम, ईवा मरिया। इसका मतलब हमारे क्रिमिनल को उसी नाम से वापस आना पड़ा जिससे वो वहां गई थी। बराबर, नंदकिशोर नाम मेरा ही है। वो मैं जानता हूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूं मामा। अच्छा। मुझे एक और नाम के बारे में जानकारी चाहिए। ईवा मरिया। आप एक दूसरे को जानते हो? बिल्कुल। अरे हम दोनों वाराणसी से केरला एक ही तो बस में आए थे। शुरुआत में सीट को लेकर बहुत झगड़े हुए, लेकिन फिर मैंने उससे जाकर बात की और हम अच्छे दोस्त बन गए। मामा, जिस ईवा मरिया की आप बात कर रहे हैं, क्या वो यही है? ये कौन है? यही है ईवा मरिया। ईवा मरिया ने क्या प्लास्टिक सर्जरी कर ली? अरे ईवा से तो मैं हाल ही में मिला था बेटा। कहाँ मिले उससे? कहाँ मिला? पीने के बाद मिला। वो यही शहर में आसपास दिखी थी मुझे, लेकिन ठीक से याद नहीं कहाँ देखा था। मामा, ये किसी मासूम लड़की की मौत के बारे में है। अगर आपको कुछ भी याद आए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। बेटा कुछ देकर नहीं जाएगा? इतने में तो 2 बार याद आ जाएगा। कहाँ दिखी थी? मीटिंग शुरू हो गई क्या? नहीं, अब शुरू होगी। सर कहाँ? अंदर ही हैं, आपके लिए पूछ रहे देर हैं। हो गई आज काफी। सर। मुझे सुबह तुम्हारे फोन से कुछ अजीब से मैसेज आ रहे थे। कॉल बैक किया तो स्विच ऑफ। सॉरी सर, मेरा बेटा फोन के साथ खेल रहा था। आजकल लोगों को मैसेज भेजता है और फिर फोन बंद कर देता है। ये नया खेल है उसका। बच्चों को इस तरह फोन से खेलने मत दिया करो। तुम्हारा बेटा मैसेज भेज रहा था, लेकिन सामने वाले को लगता है तुम भेज रहे हो। सॉरी सर। ये केस बाकी केसेस से बहुत ही पेचीदा है। हम पहले खुद से कुछ सवाल पूछते हैं जो किसी भी केस को सुलझाने में मदद करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। शिकार कौन बना? हु इज द विक्टिम? आमतौर पर हमारे पास विक्टिम की जानकारी होती है, वो कौन है, कहां से है, लेकिन इस केस में नहीं थी। हमें तो ये तक नहीं पता था कि वो आदमी है या औरत, पर आखिरकार वो रहस्य भी खुल गया। ईवा मरिया। अब दूसरा सवाल, कब? ईवा मरिया की मौत कब हुई थी? इस सवाल का जवाब हमें फोरेंसिक ने दिया। ईवा मरिया को मारा गया था सितंबर 2019 में, और उसके बाद हमारे सामने एक और सवाल उठ गया, कैसे? ईवा मरिया की मौत कैसे हुई? क्योंकि ईवा मरिया की खोपड़ी जिस प्लास्टिक बैग में हमें मिली, उससे यह नहीं लगता था कि वो एक एक्सीडेंट है। ईवा को मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। उसके शरीर के टुकड़े किए गए और उनको अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया। सबसे पहले हमें हाथ लगी ये खोपड़ी।
और उसके कुछ ही दिनों के बाद हमें उसके शरीर का एक और हिस्सा मिला, उसका हाथ। यानी कि कातिल बेरहम और सनकी है, जो अब भी आजाद बाहर घूम रहा है। अब जो मैं आपसे कहने वाला हूं वो सिर्फ मेरी ही सोच है। क्यों ना हम खुद से पूछें, क्यों ऐसी क्या वजह थी कि खूनी को ईवा को इतनी बेरहमी से मारना पड़ा? तुम कहना क्या चाहते हो सत्यजीत? यही कि तहकीकात करते वक्त जो सुराग की कड़ियां आपस में जुड़ती हैं वो सारी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। देखिए, मैं इस केस की जड़ तक पहुंच चुका हूं मैम। इस केस में एक कातिल का इरादा शुरू से ही साफ था, पैसा। पैसों के लिए खून? जी सर। माना ईवा को कोई दोस्त या परिवार नहीं था, लेकिन सच यह है कि उसके नाम करोड़ों की जायदाद थी। इसलिए कातिल ने उन्हीं पैसों के लालच में उसका कत्ल किया। ईवा के पिता ने अपनी वसीयत में ईवा के नाम पर जो करोड़ों की जमीन की थी वो उसके मरने के कुछ ही महीनों बाद उसी के नाम से बेच दी गई। ओह, मतलब कोई बहरूपिया था? जी मैम, एक बहरूपिया। ईवा के कातिल ने सिर्फ उसकी जान ही नहीं ली, बल्कि ईवा मरिया के नाम की पहचान भी चुरा ली थी। वो सिम कार्ड जो ईवा के नाम पर था वो भी उसके मरने के कई दिनों बाद तक एक्टिव रखा गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 7 महीनों तक वो नंबर चालू था। एक सवाल है सर, अगर तीसरा कोई हमारा फोन यूज करता है जो हमें जानते हैं, उन्हें पता चल जाएगा? फोन से सिर्फ फोन कॉल्स ही नहीं किए जाते, मैसेज भी भेज सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर तुम्हारे घर का कोई बच्चा तुम्हारे फोन से किसी को व्हाट्सएप पर खेलते खेलते आगे मैसेज भेज दे तो सामने वाले को क्या लगेगा? किसने मैसेज भेजा है? मैंने। जाहिर है लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए कि ईवा ही उन्हें मैसेज कर रही है, कातिल ने बड़े शातिर तरीके से उन्हें रिप्लाई करना शुरू कर दिया। ईवा के व्हाट्सएप पर उसका डीपी बदलना, फेसबुक पर फोटोज अपलोड करना, ये सब एक चाल थी दुनिया को बताने के लिए कि ईवा अब धर्म की राह पर चलने लग गई है। मतलब खूनी ने ईवा को मारने के बाद खुद ईवा बनकर उसकी जायदाद हड़प ली। खूनी काफी शातिर है। जी मैम, वो खूनी जिसने ईवा की करोड़ों की जायदाद पर कब्जा किया है असल में एक लड़की है। लड़की? जी सर, जो दिमाग से है सनकी लेकिन उतनी ही शातिर भी। एक ब्रिलियंट फीमेल क्रिमिनल। उसके बारे में कुछ पता चला? इस केस का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट एक ऐसी फोटोग्राफ है जो मुझे शक है कि खूनी की हो सकती है, और वो फोटोग्राफ मुझे मिली है कुणाल नाम के एक लोकल ब्रोकर से, जिसने रजिस्ट्रार के ऑफिस से वो फोटो निकाली। इस मीटिंग से बस 10 मिनट पहले ही वो फोटोग्राफ मुझ तक पहुंची। जो घर और जमीन ईवा के पापा ने उसके नाम की थी वो मार्च 2020 में कोच्चि के एक एजेंट के जरिए बेची गई थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ईवा मरिया खुद गई थी जमीन को बेचने के लिए, पर उसने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो आईडी प्रूफ दिया और उस पे जो फोटो है वो ईवा मरिया से मैच नहीं करती। तो फिर? वो कोई और लड़की थी जिसके छोटे बाल हैं और जो ईवा मरिया बनकर उस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंची। सर, अगर फोटो मिल गई है तो ढूंढना शुरू करें? ये तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक क्रिमिनल जो इतना शातिर प्लान इतनी बारीकी के साथ पूरा कर सकता है, उसके लिए तो ये हमारी तरफ से एक भाग जाने का न्योता होगा। सर, मुझे लगता है कि ईवा मरिया के खूनी से अब मैं ज्यादा दूर नहीं हूं। 72 आवर्स, मुझे 72 घंटे दीजिए और ये केस सॉल्व हो जाएगा। ये फाइल मेरी टेबल पे रख दो। सर, उस हॉस्टल की वार्डन का फोन है, कुछ जरूरी बात बताना चाहती है। हेलो। हाँ हेलो सर, वो लड़की जो ईवा के बारे में पूछ रही थी ना, हाँ मैंने अभी उसे टीवी पर देखा। टीवी पर? हाँ सर, टीवी पर। हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है, ओके। कि क्या आत्मा और ऐसी शक्तियाँ कैद हो सकती है? ऐसे कई सवालों के जवाब साइंस हमें नहीं दे पाता। साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी दोनों इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं। लोग सोशल मीडिया पे भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। सॉरी, मैं हंसना नहीं चाहता, लेकिन तुमने जो भी कहा है उसे मानने के लिए इस जूस में कुछ मिलाना पड़ेगा। ये साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जो मैंने बताया वो कुछ हादसे थे जो पिछले दिनों में मैंने घर में देखे। ऐसा कोई राज है जो ईवा मरिया की आत्मा इस दुनिया को बताना चाहती है, वो भी मेरे जरिए। मुझे जब ये पता चला तब मैं भी उसके जवाब ढूंढने लगी, और तब से मेरे घर में हादसे कम हो गए। खैर, इन भूतिया स्टोरीज के अलावा तुम्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला है? मैंने ईवा मरिया की डिटेल्स की एक फाइल बनाई है। वो इस शहर में आई क्योंकि वो दर्शन से प्यार करती थी, और मैंने साथ में ये भी रिसर्च किया है कि वो अचानक से गायब कैसे हुई। मेरा प्लान था कि ये सब इकट्ठा करके एक क्राइम स्टोरी की तरह पेश करूं, और इत्तेफाक से तभी आपका मुझे फोन आया। ईवा मरिया मर चुकी है ये तो कंफर्म हो गया था, पर उसकी मौत कैसे हुई ये मुझे जानना है।
और सर, मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली है। मेरी दोस्त लतिका ईवा मारिया का डिवोर्स केस हैंडल कर रही थी और उसने मुझे बताया कि जब वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से मिले थे, ईवा को डर लग रहा था कि कोई उसकी जान लेने वाला है, वो भी एक लड़की। ओह, ये तो दिलचस्प है। हमें भी यही लगता है कि यह खून किसी लड़की ने ही किया है। लगता है तुम्हारी वो दोस्त इस केस में शायद हमारी मदद कर पाएगी। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। ठीक है। हेलो। याद आया, मुझे याद आ गया कि ईवा मारिया कहाँ दिखी थी, है? हेलो। जी सर। स्ट्रीट नंबर 18 पे। ओके फाइन सर, रखते हैं। लतिका से मेरी बात हो गई, वो हमारी मदद करेगी। ओह, अच्छी बात है। बाय द वे, मेरे पास उस लड़की का फोटो है जिसने शायद ईवा का खून किया है। मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी उसको पहचानने के लिए। जरूर सर। तो फोटो दिखाऊं तुम्हें? हाँ। वो लड़की ये है। हम दोनों के दिमाग में जो लाखों सवाल हैं, सबके जवाब सिर्फ यही दे सकती है। क्यों ना हम उससे एक साथ मिलें? ईवा, उस बैग में जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, पर इन पैसों को दिलवाने में मैंने बहुत मेहनत की है। कम से कम इनसे मेरी फीस तो दे देना। दर्शन तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। तुम्हारे सामने अपनी पूरी जिंदगी पड़ी है ईवा, भूल जाओ उसे। नहीं, मैं दर्शन को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। उससे मिलने के बाद ही मैंने हंसना और जिंदगी जीना सीखा। और अब ईवा, जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, पर हमें जीना तो पड़ता ही है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम दुखी हो, और मैं क्या बताऊं। पता है ईवा, मेरे पापा ने एमबी प्रॉपर्टीज के अंदर जो विलास बनाने शुरू किए थे, उसके लिए 37 लोगों से पैसे लिए एडवांस के तौर पर। लेकिन जब उन लोगों को चाबी देनी थी, तब तक विलास तैयार नहीं थे, और एक दिन अचानक पापा चल बसे। अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर 1 महीने के अंदर मैंने उन लोगों के हाथ में चाबी नहीं दी, तो वो लोग मुझ पर केस भी कर सकते हैं। हो सकता है कि मुझे जेल भी हो जाए। मैडम, काम आगे बढ़ाने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। दुकान वाला तो उधार पे सामान नहीं दे रहा है। अब तो बारिश भी शुरू हो गई। अगर सामान मिल भी जाए तो बाकी का काम बारिश के बाद ही शुरू कर पाऊंगा। पर मैडम, मजदूरों के पैसे भी देने हैं। अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। मुझे 3-4 दिन का टाइम और दे दीजिए, कहीं से पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। मैडम, मैंने सारे औजार आपके घर में रख दिए। काम शुरू होते ही ले जाऊंगा। ठीक है, ये लीजिए चाबी। ओके। और मैडम, थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचिएगा। अब ये भी कोई कहने की बात है। चलता हूँ मैडम। देखा, कितनी टेंशन में हूँ मैं, फिर भी रोती हूँ। कुछ सीखो मुझसे। एक काम करते हैं, मेरे यहाँ चलते हैं और आज तुम वहीं रुक जाओ। जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा ना, तब तुम चली जाना। ओके? ईवा, वो ईवा है ना? ईवा,
जो दुखी होते हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है ना, उन्हें हर तरफ अंधेरा ही दिखता है। काश पैसे देकर खुशियां खरीद सकते। मेरे इस बैग में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, ढेर सारा सोना है। मैं ये सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अगर इसके बदले कोई मुझे अपनी सारी खुशियां दे दे। सही कहा, खुशियां नहीं खरीद सकते, पर ये तो पी ही सकती हो। पियो, अब अपने सारे गम भुला दो। अगर इससे तुम्हारा दुख कम नहीं हुआ, फिर कोई और रास्ता ढूंढ निकालेंगे। चीयर। मैं कल ही अपने गांव जाऊंगी। मुझे लिसी आंटी और उनके बच्चों से मिलना है। मेरे पास जो भी है मैं उन्हें सब दे दूंगी। हो सकता है इसके बाद उनकी मेरे लिए नफरत कम हो जाए। फिर एक सफर पे चली जाऊंगी। जैसे एक नदी का सफर होता है ना, पहाड़ों से लेकर समंदर तक, वैसा ही एक सफर। शुरुआत में मुश्किलें आएंगी, पर अंत में सुकून होगा। और ये वही फ्रिज है जो अब मेघा के घर पे है।
कोई है? लगता है घर पे कोई नहीं। कोई है घर पे? तो आपको कैसे पता चला कि लतिका ही खूनी है? मुझे पहले से ही शक था कि अपराधी कोई ऐसा है जो वकालत की अच्छी जानकारी रखता है। जब तुमने मुझे अपनी एडवोकेट दोस्त के बारे में बताया जिसने तुम्हें ईवा की जानकारी दी, मेरा शक यकीन में बदल गया। और फिर मुझे जो उसके बाद कॉल आया, याद आ गया कि ईवा मरिया को कहाँ देखा था। मैंने उसे देखा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर। उसने ना वकीलों वाले कपड़े पहने थे। उससे मेरा यकीन और मजबूत हो गया। खून करने के बाद वो जानती थी कि ईवा के बारे में कोई नहीं पूछने वाला। ईवा की लाश के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक दिए। इससे सेटलमेंट के पैसे और जेवर तो मिले ही, जो ईवा ने दर्शन के लिए गिरवी रखे थे। पर उसकी लालच इतने पैसों से भी नहीं भरी। ईवा के नाम पर उसके पिता ने जो घर और जमीन की थी, वो हड़पने के लिए उसने एक प्लान बनाया। ईवा के आधार कार्ड पर बिना किसी डिटेल्स को चेंज किए उसने सिर्फ अपना फोटो लगा दिया। इस तरह लतिका ने एक फेक आईडी प्रूफ बना लिया और फिर उस आईडी प्रूफ की मदद से उसने एक नया बैंक अकाउंट खोला। एडवोकेट लतिका को कानून के दाव पेच और उसकी कमियां बहुत अच्छी तरह पता थे, इसलिए बिना शक के दायरे में आए उसने ब्रोकर के साथ मिलकर वो प्रॉपर्टी बेच दी। उसने सौदे में एक मोटी रकम कैश में मांगी, बाकी बची हुई रकम को उसने अकाउंट में जमा करा दिया और तुरंत विथड्रॉ भी कर लिया। वो कम से कम 2-4 लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहती थी कि उस दौरान ईवा मरिया जिंदा थी। उसने अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों से मैसेज किया ईवा बनकर, और जब उसे लगने लगा कि उसका मकसद अब पूरा हो चुका है, उसने वो पहचान छोड़ने का फैसला कर लिया और उसने सबसे कहा कि ईवा एक आध्यात्मिक सफर पर निकल पड़ी है, इसलिए वो खुद ईवा बनकर घूमने निकल गई वाराणसी में। वहां उसने जो भी फोटोज लिए वो फेसबुक पर अपलोड किए। ईवा ने सोशल मीडिया छोड़ दिया ये सबको बताने के लिए। उसने आखिरी पोस्ट के बाद उस फोन को फेंक दिया। लतिका पूरी तरह से ईवा मरिया बनने का नाटक बंद करने ही वाली थी कि कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गया। लतिका लॉकडाउन में वाराणसी शहर में ही फंस गई थी और अपने शहर आने के लिए उसे एक खास बस से आना पड़ा, लेकिन ईवा मरिया के नाम से। और आज भी, अब भी उसे पूरा भरोसा है कि वो इस खून के लिए पकड़ी नहीं जा सकती, इसलिए बिंदास हमारे बीच रहती है। बाकी की कहानी तो सबूत और लतिका खुद ही तुम्हें बता देंगे। फिलहाल वो सारे सबूत मिटाने की फिराक में होगी।
है